हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रीवियस ईयर में आरओ के खूब पेपर होते थे क्या मतलब होते हैं, अभी भी होते हैं और अभी भी भर्ती आने वाली है आपकी। ये जो अभी क्लर्क की भर्ती चल रही है, इसके बाद आपको जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ की भी भर्ती देखने को मिलेगी। पर हम लोग यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की बात करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग यहाँ पे बात करने आए हैं जो क्लर्क की ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो भर्ती आई है उसके बारे में बात करने आए हैं। क्यों हम लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की बात कर रहे हैं? क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ में जो जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग वहीं से क्वेश्चंस वैसे ही पैटर्न पे लगभग वैसे के वैसे ही क्वेश्चंस हमारे इसमें भी पूछे जाते हैं। तो वही चीज़ को अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे और जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो जीएस के पेपर थे, जीएस के जो क्वेश्चन थे, उनको हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे और उन्हीं को कंप्लीट करेंगे। तो अब वो देखेंगे यहाँ पे। ठीक, चलो तो अब हम लोग उसको देखते हैं और पहला प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जिसको कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत जिसको कहते हैं, फिर प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना लिखा हुआ है, और राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक सेकेंड भाई, हाँ, तो राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो देखो यहाँ पे जो भारतीय संविधान की जो संविधान की आत्मा जिसको कहा जाता है वो है ये राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में ये चीज़ कही गई है। ठीक है, किसमें? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में ये कहा गया और इसको भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संविधान की आत्मा। ठीक है, चलो 69 नंबर, एक नवीन राज्य के निर्माण की शक्ति किसमें अंतर्निहित होती है? संसद, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, राज्य या पुनर्गठन आयोग। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मैं अभी बताना चाहता हूँ आपसे, बताना नहीं, आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये तो हमारे प्रीवियस ईयर चल रहे हैं, क्या प्रैक्टिस के लिए हम लोग एसएससी के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होते हैं, जो किरण की बुक है, उसको क्या कंप्लीट कराया जाए? अगर आप लोग उसके लिए भी सहमति दें तो उसके चैप्टर वाइज यानी कि सब्जेक्ट वाइज हम लोग पेपर करा लिए जाएं उसके भी, क्योंकि उसमें भी आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, उसमें बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो हम लोग एसएससी के जो प्रीवियस ईयर के जीएस के क्वेश्चन होते हैं वो कंप्लीट कर लिए जाएँ। खासकर उसमें सबसे ज़्यादा पोर्शन आता है ज्योग्राफी का, पॉलिटी का और हिस्ट्री का। ये 3 पोर्शन अगर आप लोग चाहें तो हम लोग जल्दी से जल्दी अभी 15-20 दिनों में इसको कंप्लीट किया जा सकता है, क्योंकि इतने क्वेश्चंस नहीं हैं उसके। ठीक है, 2-2.5 हज़ार क्वेश्चन होंगे। 2-2.5 हज़ार क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेंगे तो जीएस का एक क्वेश्चन पार्ट हम लोगों का बहुत बेहतरीन तैयार हो जाएगा। तो अगर जिनको भी ये चाहिए तो भाई कमेंट में ये जरूर लिख देना कि हाँ सर एसएससी का प्रीवियस ईयर कंप्लीट करा दिया है। ये लिख देना एसएससी प्रीवियस ईयर कंप्लीट कराइए, बस इतना लिख देना, मैं आपको वो पोर्शन चालू कर दूंगा। खैर, एक नए नवीन राज्य के निर्माण की शक्ति किसमें अंतर्निहित होती है? संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, राज्य के पुनर्गठन आयोग में? नहीं, ये सब संसद में होता है। संसद में इसका एक बिल पास किया जाता है। जब वो बिल पास हो जाता है उसके बाद ही इसके ऊपर कोई काम चालू होता है, या कह सकते हैं कि उसको बनाया जाएगा। चलो, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख हुआ है? तो कितने मौलिक कर्तव्य हमारे पास हैं? पहले 10 थे, अब 11 हो गए हैं। पहले कितने? अरे पेन नहीं चल रहा यार, ये क्या हुआ? भाई पेन चल जाए यार। ठीक, अब 11 हो गए हमारे पास। पहले ये जो है 10 थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी, उसी की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है भाग 4 के बाद भाग 4 का जोड़ा गया था। इसमें 51 का के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ठीक, 86वें संविधान संशोधन 2002 के आधार पर एक 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, जो कि 5 साल 8वीं कक्षा तक, 5 से 14 साल तक के बच्चों को जो है वो मतलब जरूरी और क्या बोलते हैं उसको, शिक्षा देना जरूरी हो गया था। खैर, 71 नंबर, वर्ष 1975 में किए गए आपातकालीन घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन से? तो 1975 में अगर आप काउंट करेंगे तो राष्ट्रपति पूछा गया था कि प्रधानमंत्री? राष्ट्रपति पूछा गया था। ठीक है, तो बीबी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, फखरुद्दीन अली अहमद और शंकर दयाल शर्मा। अगर आप काउंट भी करके लाएंगे तो कौन मिलेगा? पेन खराब ही हो गया क्या यार, चल ही नहीं रहा, बिल्कुल भी पेन ही नहीं चल रहा। क्या हो रखा भाई इस पेन में? नहीं चल रहा यार, हाँ पेन नहीं चल रहा है।
चलो खैर, ये फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। उस समय इंदिरा गांधी की सलाह पर यह हुआ था कि जो राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली, इन्होंने 25 जून 1975 को राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर दी थी। संविधान जो है हमारा, उसके भाग 18 में अनुच्छेद 352 के तहत 352 से लेकर 360 तक जो है हमारे आपातकालों को बताया गया है। चलो 72 नंबर देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि निम्न अधोलिखित प्रश्न में वे कौन हैं जिनमें भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में 2 लगातार कार्यकाल पूर्ण किए थे? तो राधा कृष्णन, आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा या वीवी गिरी। तो ये थे एस राधा कृष्णन। ठीक है, एस राधा कृष्णन, जिनको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहा जाता था, ये 1952 से लेकर 62 तक 2 लगातार कार्यकाल इन्होंने अपने पूरे किए थे। 73 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से भारतीय राजनीति में सर्वोच्च कौन है? भारतीय राजनीति में उच्चतम न्यायालय, संविधान, संसद या राष्ट्रपति? तो देखो, अगर सबसे ऊंचे की बात करेंगे तो संविधान हमारा सबसे ऊपर है, क्योंकि हमारा पूरा देश किसके आधार पर चलता है? संविधान के आधार पर चलता है। ठीक है, और जो भी नियम कानून या जो भी हमारे बनाए जाते हैं वो सब कौन बनाता है? वो सब संसद में बनाए जाते हैं। ठीक है, उनके नियम तौर तरीके हैं। चलो 74 नंबर देखेंगे क्या लिखा हुआ, किसने भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को कहा? भारतीय संविधान अत्यंत अनमनीय और अधिक लचीलेपन के मध्य बेहतरीन समन्वय है। किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर, एम वी पाइली, एलेक्जेंड्रोविच और केसी व्हेलर। तो ये कहा था, एलेक्जेंड्रोविच ने कहा था कि भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें संशोधन करने के लिए एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। वहीं कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जिन्हें महज साधारण बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है। इसीलिए जो एलेक्जेंड्रोविच जो था, उसने कहा था कि भारतीय संविधान अत्यंत अनमनोय है और अधिक लचीलेपन के मध्य बेहतरीन समन्वय है, क्योंकि यहाँ पे भाई हम लोग किसी में तो बहुत ज़्यादा मतों की आवश्यकता होती है और किसी में हम लोग साधारण मतों से भी पास कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से राज्यों में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम, पेशा जिसको कहते हैं 1996 नियम अधिसूचित किया गया था? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मिजोरम। और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। ए बी सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल और गुजरात। अच्छा ये देखें, तो खैर इसमें आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में किया गया था। 76 नंबर, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त का कार्यकाल निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? संसदीय आयुक्त यूके, स्कैंडिनेविया में लोकपाल, महाप्राधिकृत रूस और काउंसिल राज्य फ्रांस। कहाँ से ये लिया गया है कि भारत में जो लोकपाल लोकायुक्त का जो कार्यालय वो कहाँ से लिया गया, किसके संविधान से लिया गया, वो ये पूछना चाह रहे हैं। तो वो ये लिया गया है जो स्कैंडिनेविया जो है, उसी में जो लोकपाल का पद होता है वहीं से इसको लिया गया है। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, अगर आपने ये तैयार कर लिया तो मान के चलिए आपका जीएस पर तैयार हो गया। निम्नलिखित दी गई स्वतंत्रता में से कौन सी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संदर्भित नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और आर्थिक की स्वतंत्रता। तो आप खुद बताइए कि स्वतंत्रताओं में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? विचारों की स्वतंत्रता, लिबर्टी ऑफ थॉट्स बिल्कुल है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशंस भी है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ भी है, लेकिन इकोनॉमिक लिबर्टी यहाँ पे भारत में उस तरीके की स्वतंत्रताओं में शामिल नहीं है। जो भारतीय संविधान है उसकी प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता। ये प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्यायिक, सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक इनका भी वर्णन किया गया है। चलो 78 नंबर, भारत में नाबार्ड बैंक निम्न में से किसे पुनः वित्तीयन उपलब्ध नहीं कराता? अनुसूचित व्यवसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राज्य भूमि विकास बैंक और आयात निर्यात बैंक, जिसको एग्जिम बैंक भी कहते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक भी जिसको कहते हैं, ये वही है। इसी को जो है ये पुनः वित्तीयन जो है उपलब्ध नहीं कराता है। नाबार्ड क्या है? एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ये क्या करता है? ये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1921 के तहत इसको बनाया गया था और इसका मुख्यालय मुंबई में है। नाबार्ड क्या है? एक विकास बैंक है जो कि प्राथमिक तौर पर देश के जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करता है। नाबार्ड जो है जिनको पुनः वित्तीयन
मतलब उपलब्ध कराती है वो कौन कौन से? अनुसूचित व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य भूमि विकास बैंक, राज्य सहकारी बैंक जिनको जिला सहकारी बैंक भी नाम से जानते हैं, आपके हर जगह पे एक एक बैंक मिल जाती है, ठीक, और लघु वित्तीय बैंक इन लोगों को उपलब्ध कराती है। चलो भाई 79 देखें, किस वर्ष में भारतीय रुपया का एक माह के अंदर 2 बार अवमूल्यन हुआ था? कौन सा ऐसा साल था जिसमें भारतीय रुपया का अवमूल्यन होता? तो 1991 में, तो आप याद रख सकते हैं कि 1991 में हुआ था 2 बार। जो 1991 में भारतीय रुपये के अवमूल्यन की जो प्रक्रिया थी वो 1 जुलाई और 3 जुलाई को 2 चरणों में हुई थी। तो भारतीय रुपये का 3 बार अवमूल्यन किया गया, 2 बार तो 1991 में और नहीं 3 बार किया गया है। तो 1949 में सबसे पहली बार, उसके बाद 1966 में, फिर 1991 में अवमूल्यन किया गया। अगर एक माह के अंदर 2 बार अवमूल्यन पूछा जाएगा तो 1991 में, क्योंकि जुलाई में 1 जुलाई से लेकर 3 जुलाई तक, 1 जुलाई और 3 जुलाई को जो है इन्होंने इसका अवमूल्यन किया था। 80 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय लोक नृत्य नहीं है? मणिपुरी, मोहिनी अट्टम, गरबा, कथकली। तो गरबा हमारे यहाँ का लोक नृत्य नहीं है, क्योंकि उसने लोक नृत्य, भारतीय लोक नृत्य की बात की थी। तो अच्छा लोक नृत्य है, सॉरी, मणिपुरी तो ये हमारे क्षेत्रीय नृत्य हो जाएंगे, ठीक है। मोहिनी अट्टम, कथकली, गरबा हमारा लोक नृत्य है, जो कि कहाँ? गुजरात और राजस्थान जो मालवा प्रदेश हैं वहाँ पर प्रचलित है। और इसका जो उद्गम माना जाता है वो माना जाता है कि गुजरात से ये जो है स्टार्ट हुआ था। कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी, सत्रिया और मोहिनी अट्टम, ये क्या हैं? ये शास्त्रीय नृत्य हैं। ये 8 तरीके के जो है हमारे यहाँ शास्त्रीय नृत्य भारत में मनाए जाते हैं। चलो अगला देखेंगे। 81 नंबर, जैन धर्म के अंतर्गत कितने तीर्थंकर हैं? तो जैन धर्म के अंदर अब तक 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर मिल जाएंगे। प्रथम जो थे वो ऋषभनाथ थे और 24वें वर्धमान महावीर थे। इन्हीं का जन्म 540 ईसा बरपुल वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था और इनकी 72 साल की उम्र में 468 ईसा पूर्व मृत्यु हो गई थी। कहाँ? बिहार के पावपुरी में, ठीक है, याद रखना। ये पूछा जाता है कि सबसे अंतिम कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। सबसे, जैसे बौद्ध धर्म में बौद्ध प्रसिद्ध हैं, बुद्ध, वैसे ही महावीर भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। चलो, योग दर्शन के संस्थापक पूछे जाते हैं, तो योग दर्शन के कपिल, गौतम, पतंजलि या जैमिनी। तो पतंजलि मिल जाएंगे आपको। बाकी सांख्य के कपिल मिल जाएंगे, यहाँ पे मैं लिखे देता हूँ सांख्य, ठीक, समझ में आएगा तो ठीक, नहीं तो मैं बोले दे रहा हूँ, ये सांख्य लिखा हुआ है, ठीक है। फिर गौतम किसके थे? गौतम किसके नहीं, गौतम का कौन था? गौतम का तो नहीं कोई था। फिर चलो, न्याय के तो जैमिनी थे, न्याय के जैमिनी, ठीक है। और जो वैशेषिक थे उनके कड़ाद थे। वेदांत के बदरायण थे। 83 नंबर, प्रसिद्ध चारकुला नृत्य किस स्थान का है? अवध, बुंदेलखंड, रोहेलखंड या ब्रजभूमि? चारकुला नृत्य ये यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन है और यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट पूछ सकता है, तो आप लोग इनको ध्यान जरूर रखना। ये जो नृत्य है प्रसिद्ध चारकुला नृत्य, ये हमारा ब्रजभूमि में मनाया जाता है। ब्रज क्षेत्र कहाँ मतलब पड़ता है? ये ब्रज क्षेत्र आपको पता है, मथुरा वाला जो एरिया पड़ता है, जो कृष्ण वाला जो जितना भी एरिया पड़ेगा वो सब ब्रजभूमि कही जाती है। चलो भाई 84 नंबर देखिए क्या हो जाएगा। चोल राजवंश में ने किस धर्म की रक्षा की थी? जैन, बुद्ध, वैष्णव या शैव धर्म? तो जो चोल राजवंश था वो शैव धर्म की रक्षा उसने की थी, क्योंकि 9वीं शताब्दी में जो चोल वंश था पल्लवों के ध्वंसावशेष पर स्थापित हुई थी। ध्वंसावशेष मतलब जो उन लोगों ने खत्म किया था, नष्ट किया था, तोड़फाड़ करके चले गए थे, उस पर बनाया गया था। चलो, सरहुल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा फेमस है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। कौन सा? सरहुल उत्सव झारखंड में मनाया जाता है। कहाँ पे? ये झारखंड का प्रसिद्ध है। ये बसंत के मौसम में मनाया जाने वाला जो है उत्सव है। चलो आगे बढ़ेंगे। 86 नंबर, जब स्टील से बनी एक गोल गेंद पारे से भरी बाल्टी में डुबोई जाती है तो तब गेंद के साथ होता क्या है? वो नीचे डूब जाती है, सतह पर तैरती है, घुल जाती है, बीच में लटकती है? नहीं, जब भी कभी स्टील से भरी गेंद को हम लोग बाल्टी में डुबोई जाएगी, वो भी किसके? पारे से भरी हुई बाल्टी में, तो वो सतह पर तैरती रहेगी, ठीक है। इसका मुख्य कारण क्या होता है कि जो इस्पात होता है उसका घनत्व पारे के घनत्व की तुलना में काफ़ी कम होता है। इसलिए, क्योंकि आप पानी में भी तभी तैर पाएंगे जब आपका जो घनत्व होगा वो पानी के घनत्व से कम हो जाए।
ठीक है, तभी आप तैर पाएंगे। चलो 87 नंबर, अंतरिक्ष यान में भारहीनता का अनुभव किस कारण से होता है? जड़त्व की अनुपस्थिति, गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति, त्वरण शक्ति की अनुपस्थिति, फ्री फॉल ऑफ द स्पेसशिप यानी कि अंतरिक्ष यान में स्वतंत्र रूप से गिरने की उपस्थिति के कारण। तो भाई देखो वहाँ पे आपको भी पता है कि जो है गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, इसीलिए वहाँ पे इन लोगों को बड़ी समस्याएं आती हैं, पानी भी फैलता रहता है, पानी ऊपर उड़ता रहता है, इस तरीके की समस्याएं बहुत आती हैं। खैर 88 नंबर देखो क्या हो जाएगा, निम्न में से एक स्थितिज ऊर्जा का स्वरूप नहीं है। चलो, स्थितिज ऊर्जा का स्वरूप कौन सा नहीं होगा? बांध में पानी का संग्रहण, तो ये तो स्थितिज ऊर्जा ही होती है क्योंकि पानी रुका हुआ है। संकुचित स्प्रिंग मतलब कंप्रेस्ड, रुकी, जो मतलब अंदर को खींची हुई, फैली हुई नहीं, खींची हुई। तो जब फैली हुई नहीं है तो वो खींची हुई है, वो भी रुकी हुई होगी, तो वो भी आपकी कैसी हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा। बहुत पानी यानी कि इंग्लिश में देखेंगे तो रनिंग लिखा हुआ है, रनिंग वाटर। अब चलते हुए पानी में स्थितिज ऊर्जा कैसे? स्थितिज का मतलब रुका हुआ होता है। अब उठा हुआ हथौड़ा, वो भी उठा हुआ है, गिरता हुआ हथौड़ा होता है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा ना होके गतिज ऊर्जा होती है। चलो 89 नंबर देखो, एक नाव पानी में डूब जाएगी जब वह अपने के बराबर पानी को विस्थापित करेगी। आयतन, भार, क्षेत्रफल, सतह क्षेत्रफल या घनत्व। देखो कोई भी वस्तु पानी में तभी डूबेगी जब वो जो उसका भार होगा वो जो उसका भार होगा वो पानी के भार, जो मतलब उसके भार के बराबर पानी को विस्थापित करेगी। जैसे आपका भार 50 किलो है तो आपको 50 किलो भार के बराबर पानी को विस्थापन करना पड़ेगा, ठीक है, तब ऐसा हो पाएगा। अगर आप इससे ज़्यादा करेंगे तभी आप ऊपर रहेंगे, ठीक है। तो जो नाव होगी पानी में डूब जाएगी अगर जब वो अपने भार के बराबर ही पानी को विस्थापित यानी कि हटाएगी, तब वो डूब जाएगी, ज़्यादा करना पड़ेगा उसको। 90, प्रकाशमान तीव्रता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई यानी कि मानक एसआई इकाई क्या होती है? ल्यूमेन, लक्स, कैंडेला और वाट। किसका पूछा गया है? सॉरी, प्रकाशमान तीव्रता की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, तो कैंडेला होती है। क्या होती है? कैंडेला। आपको कुछ मैं बताया देता हूँ। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ऊष्मा गतिक ताप का केल्विन और पदार्थ की मात्रा मोल में मापी जाती है, ठीक। ये क्वेश्चंस आपसे साइंस के भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि हमको सारी चीज़ें तैयार करके रखना। खैर 91 नंबर, साबुन का घोल धुंधला क्यों दिखाई देता है? साबुन का कणपुंजा इतना होता है कि प्रकाश का छितरा देता है। साबुन का कणपुंज जो है प्रकाश का आसानी से अपवर्तन कर देते हैं। साबुन का कणपुंज इतना होता है कि वह प्रकाश को परावर्तित नहीं कर सकता है। साबुन का कणपुंज प्रकाश को कभी भी छितरा नहीं पाता है। तो भाई देखो, साबुन का घोल धुंधला तभी दिखाई देगा जब जो उसके कणपुंज होंगे वो उसको छितरा देंगे, बिखरा देंगे, तो वो आपकी आंखों तक उतने अच्छे से नहीं पहुंच पाएंगे, जो पिक्चर बनाते हैं वो नहीं बना पाएंगे। तो क्या होगा कि वो आपको ब्लरी यानी कि धुंधला दिखाई देगा। 92 नंबर, निम्नलिखित में से कांसा के दो मुख्य घटक कौन से होते हैं? किसके? कांसा के। तांबा और टिन, तांबा और जस्ता, तांबा और एल्युमिनियम, तांबा और निकिल। तो उसके जो दो घटक होंगे किसके? कांसा के। तो कांसा तांबा और टिन से मिलकर बनता है। चलो भाई 93 नंबर, किसी तत्व के समस्थानिकों में पाई जाती है, जो तत्व होता है उसके समस्थानिकों में क्या पाया जाता है? समान भौतिक विशेषताएं, विभिन्न रासायनिक विशेषताएं, भिन्न न्यूट्रॉनों की संख्या और विभिन्न जो भिन्न होते हैं परमाणविक संख्याएं। तो समस्थानिकों में क्या पाया जाता है? तो जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो अलग अलग होती है। अच्छा, ये भी एक ही है, वही है, तो चलो इसको भी वही लगा दो, वैसे इसको ख़त्म ही कर दो। 93 नंबर दो हैं, ये ख़त्म कर दो, क्योंकि कोई फ़ायदा है नहीं, बार बार वही क्वेश्चन अगर रिपीटेबल हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, 93 के बाद 94 नंबर देखेंगे, दूध का पीएच मान क्या होता है? सॉरी, जो दूध होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो उसका जो पीएच मान होता है 6.5 से 6.7 तक होता है, ठीक है, इसी के बीच में होता है। तो आप देख सकते हैं 6.6 लिखा होगा, अब बचा तो एक ही वैल्यू वही हो जाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। 95 नंबर, सबसे पहला तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था? जो तत्वों का वर्गीकरण था वो किसने किया था? लोथर मेयर, न्यूलैंड, मैंडलीफ और डोबरनेर जो लिखा हुआ है इन्होंने ही किया था 1817 में, ठीक है। ये जर्मन के जो है थे, इन्होंने किया था।
इन्होंने सबसे पहले गुणधर्म वाले जो तत्वों का समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया था। ठीक, उन्होंने 3-3 तत्व वाले कुछ समूह को चुना और उन्हें जो है त्रिक कहा था। यदि हम शुद्ध जल में नमक को मिलाते हैं तो क्वथनांक क्या होगा? शुद्ध जल में अगर हम नमक को मिला देंगे तो उसका क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा, 1/2 अनुपात से घटेगा, रिमेन्स यानी कि वही रहेगा, और डिक्रीज 3/4 वैल्यू यानी कि 3/4 अनुपात से घटेगा। नहीं, जब हम लोग शुद्ध जल में नमक को मिला देते हैं तो उसका जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाएगा। देखो, जब भी हमारे पास पानी हो, उसमें चीनी हो या नमक हो, अगर हम लोग जैसे जो घुलनशील पदार्थ होते हैं पानी में, अगर हम इनको पदार्थों को पानी में मिलाएंगे तो पानी का क्वथनांक हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा। तो देखो, जब भी कभी किसी द्रव का जो क्वथनांक होता है वो ताप है। जिस द्रव के भीतर वाष्प दाब द्रव की सतह पर आरोपित वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है उसे ही द्रव का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो यानी कि अगर हम नमक और चीनी मिला देंगे तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बढ़ जाएगा। चलो 97 नंबर देखो, व्यक्ति वृत्त जाति वृत्त को दोहराता है, यह किसकी संक्षिप्त परिभाषा है? जो व्यक्ति वृत्त है वो जाति वृत्त को दोहराता है। ओंटोगेनी रिपीट्स फाइलोगेनी इज द ब्रीफ डिफिनेशन ऑफ, किसको दोहराता है? उत्परिवर्तन सिद्धांत को, जाति आवृत्ति नियम को, द्वार बिनिज्म को, एबियोजेनेसिस को। ये बड़ा कठिन क्वेश्चन है भाई। वैसे ये जाति आवृत्ति नियम को बढ़ाता है, ठीक है, बायोजेनेटिक लॉस को। ये पेपर कराने का बस एक ही मकसद था कि इसमें सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, तो ये आपको यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। खैर, अनुवांशिकी के जनक पूछा जाता है डार्विन, मेंडल, ब्रिज और वाइसमैन। याद रखना, जो हमारे जो अनुवांशिकी के जनक हैं वो मेंडल थे। ठीक, ग्रेग जॉन मेंडल जिनको कहा जाता है, ये अनुवांशिकी के जनक माना जाता है। इन्होंने मटर का जो पौधा था उस पर अनुवांशिकी अध्ययन शुरू किया था और उन्होंने वंशानुक्रम के आधार पर 3 बुनियादी नियमों की पहचान की थी। पहला था इकाई का नियम, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। ये 3 नियम इन्होंने बताए थे। 99 नंबर लिखा हुआ है विटामिन ए प्रमुखतया में संग्रहित होता है। विटामिन ए आपको किस में मिल जाता है? ठीक, किस में इकट्ठा होता है जाके? फेफड़े, किडनी, प्लीहा या यकृत। तो याद रखना, जितने ये जो विटामिन हमारे जो घुलने वाले जो नहीं होते हैं वो हमारे कहाँ मिलेंगे? यकृत में इकट्ठे होंगे जाके। चलो, लैंगरहैंस के टापू में अवस्थित है। क्या अवस्थित है? देखिए, प्लीहा के टापू में स्थित है। प्लीहा दिमाग, पेट में स्थित बाई के अंग यकृत। ठीक, तो देखो, जिसको पेनक्रियाज कहते हैं, ये लिखा हो पेट में स्थित बाई का अंग यानी कि पेनक्रियाज करा है। तो लैंगरहैंस के टापू में अवस्थित था, मतलब कहाँ? तो लैंगरहैंस के द्वीपीय अग्नाशय यानी कि पेट में स्थित बाईं ओर का अंग जो होता है, का एक भाग जो होता है, उसी को जो है हम लोग पेनक्रियाज कहते हैं। इसी में किडनी हो जाती है तो पूरा पेनक्रियाज निकालना पड़ता है। ठीक है, ये हमारे पित्त वगैरह मतलब बहुत से रस को निकालता है जो खाना हजम करने में हमारा कारगर होता है, काम आता है। तो इसलिए, और इसकी खोज पॉल लैंगरहैंस नामक एक चिकित्साशास्त्री थे, उन्होंने की थी। इसकी 3 प्रमुख कोशिकाएं होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा कोशिका के ग्लूकॉन हार्मोन, बीटा कोशिका के इंसुलिन हार्मोन और गामा कोशिका के जो है सोमेटोस्टिन नामक हार्मोन का स्राव करता है ये। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों देखो, आज के हमारे जो अभी 33 क्वेश्चन थे वो 33 ही आपको कराए गए हैं क्योंकि 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने थे। इसके बाद के आपके जो भी क्वेश्चन होंगे ठीक है, आगे अभी आपको इसमें साइंस के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, पॉलिटी के बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो 50-50 क्वेश्चंस का ही आपको सेट एक बार में कराया जा सकता है क्योंकि उससे बड़ा वीडियो जब आपके सामने जब भी कभी आता है तो आप लोग नहीं करते, क्योंकि पेपर में पूरे 200 क्वेश्चन आते थे। तो आपको इस तरीके से पूरे 50-50 क्वेश्चंस करके मैं अभी कंप्लीट करा दूंगा। अभी तो आपको यहाँ पे जो है हिंदी, इंग्लिश प्लस जीएस कराई गई है, जो कि आपको 77-78 क्वेश्चन कुछ थे। तो मान के चलिए लगभग 170 क्वेश्चंस जो हैं, 170 के 150 क्वेश्चन आपके 150 क्वेश्चन आते हैं सिर्फ जीएस के। ठीक है, लगभग ठीक, लगभग 150 क्वेश्चन आपको जीएस के देखने को मिलते हैं। तो पर डे मैं आपको एक एक प्रैक्टिस सेट करा दिया करूंगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास तो यहीं तक रखेंगे। बाकी आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से उपलब्ध हो जाएगा, तो आप इस जो पीडीएफ है हमारा, इसको आप लोग वहां से ले सकते हैं, जिससे आप इसको बाद में रिवाइज भी कर सकें। चलो, आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।